Good morning everyone. Today I am teaching you chapter number 8, cell, unit of life. सबसे पहले जब भी हम हमारे आसपास कोई भी जीवित जीव को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं कि यह जीवित क्यों हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको देख पा रहे हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं। ओके, उसके बाद हम सोचते हैं और हमारा प्रश्न होता है अपने आप से कि ये पादप क्यों जीवित है, इस पादप का रंग हरा क्यों है और मरने के बाद भूरा क्यों हो जाता है, ये वृद्धि क्यों कर रहा है, ग्रोथ इसके अंदर क्यों हो रही है, इसके अंदर श्वसन कैसे हो रहा है, जैसे हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं। जो भी हमारे आसपास जीवित जीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस संपन्न होती है वो क्यों हो रही है। जैसे हम देखते हैं पहाड़ तो बोल ही नहीं रहा है, या हम देखें हमारे पास कोई मकान है, मकान की दीवारें हैं, या जो नॉन लिविंग और जो थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं और जो जीवित वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हम देख पा रहे हैं बहुत सारा डिफरेंट, बहुत सारे अंतर। और वो अंतर क्यों दिखाई दे रहे हैं, उसका आंसर केवल एक ही है, प्रेजेंस ऑफ द सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम यूं कहें कि हम जीवित क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेल है, हमारे अंदर कोशिका है। प्रत्येक वह जिसके अंदर जीवित कोशिका उपस्थित है वह जीवित है। तो कोशिका ही जीवन की इकाई है। सेल unit of life. Cell is a unit of life. Actually cell is a fundamental, structural and functional unit of all living organism. यानी यह मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है सभी जीवित जीवों की। सेल, व्हाट इज द सेल? सेल इज फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेल की आपकी डेफिनेशन है। सेल इज the fundamental, structural and functional unit of all living organism. This is the definition of cell. तो सेल क्या है, कोशिका क्या है? जितने भी जीवित जीव हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं वो या उसके अंदर जीवन क्यों दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जीवन क्यों है, क्यों वह जीवित है, क्यों उसके अंदर वृद्धि हो रही है, क्यों उसके अंदर श्वसन हो रहा है, क्यों उसके अंदर उत्सर्जन हो रहा है, या जितने भी दैनिक क्रियाएं जो जीवों के अंदर संपन्न होती है वो क्यों उसके अंदर हो रही है, उसका केवल और केवल एक ही आंसर है, क्योंकि उसके अंदर कोशिका उपस्थित है। बिकॉज उसके अंदर कोशिका प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, इसीलिए वो जीवित जीव है। ओके, तो हम सिंपल सी परिभाषा है, जीवन के लिए कोशिका की उपस्थिति अनिवार्य है, एसेंशियल है। अगर जीवन है तो कोशिका उपस्थित होगी, और अगर जीवन नहीं है तो कोशिका अनुपस्थित होगी या कोशिका नहीं उसके अंदर पाई जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। और इसके अलावा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीवन की इकाई है एवं मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है प्रत्येक जीवित जीव के लिए। ओके, इज दिस क्लियर? तो बहुत सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास जो जीवित हैं वो जीवित क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर कोशिका उपस्थित है। अच्छा, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करें तो हमारे अंदर जो जीव हम देख पा रहे हैं इस पृथ्वी पर वो दो तरह के हैं। जो फॉर्म्ड है केवल सिंगल सेल से, जिनकी बॉडी फॉर्म्ड है, जो केवल एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर, यानी केवल जिसके अंदर एक ही कोशिका उपस्थित है वो जीव है आपके यूनिसेलुलर। और जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, यानी जिसका फॉर्मेशन हुआ है मेनी सेल्स के आपस में मिलने से, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से, वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। चाहे से वो यूनिसेलुलर हो, चाहे से वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे से एक कोश के जीव हो, जैसे एक कोश के जीव फॉर एग्जांपल आपके अमीबा, युग्लिना एटसेट्रा, पैरामीशियम। और जीवन भी तो प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है,
और वह चाहे से मल्टी सेलुलर जीव में हो, बहुकोश के जीवों में। हम भी केवल एक कोशिका से ही तो प्रारंभ हमारा हुआ था। वो उस कोशिका का नाम क्या था? युग्मनज, जाइगोट। उस जाइगोट का निर्माण कैसे हुआ था? आपकी जो मदर थी वहां से जो एग और आपके जो फादर थे वहां से स्पर्म, और दोनों के मिलने से जो एक कोशिका बनी उसे हमने बोला युग्मनज, जाइगोट। और उसी जाइगोट का परिणाम आज हम आपके सामने है, आप हमारे सामने हैं। हम जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, यूनिसेलुलर हो चाहे से मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर तो ऑलरेडी एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक ही कोशिका है उसके अंदर तो, बट मल्टी सेलुलर जीव भी तो एक कोशिका से ही मिलकर बने हैं। उसमें भी तो एक कोशिका में जनन होने के बाद बहुत सारी कोशिकाएं बनी हैं, पर बहुत सारी कोशिकाएं उसके अंदर पाई जा रही है, इसलिए उसको हमने क्या बोला? मल्टी सेलुलर, बहुकोश की है। ओके, तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, some are composed of a single cells and are called unicellular organism, while other like as composed of many cells are called multicellular organism. Unicellular organism are capable, जो भी एक सिंगल कोशिका कैपेबल होती है इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, इसमें स्वतंत्र जीवन यापन के लिए वो आवश्यक है। परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जीवित रहने के लिए जो आवश्यक कार्य हैं, जो क्रियाएं हैं, वो सारे क्रियाएं कहां संपन्न होती है? कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जब तक कोशिका आपके अंदर नहीं पाई जाएगी तब तक आप जीवित ही नहीं रह सकते। यानी आपको जीवित रहने के लिए कोशिका की उपस्थिति और जीवित कोशिका की उपस्थिति होना अनिवार्य है। Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism. Is this clear? आगे आइए, एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है, एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। और डेड सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इन 1665 कॉर्क सेल, कौन सी सेल्स को देखा था इनने? कॉर्क। तो फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड नॉन मतलब डेड सेल, तो आंसर होगा आपका रॉबर्ट हुक। यानी निर्जीव मतलब सॉरी जीवित कोशिका को नहीं, निर्जीव कोशिका को, मरी हुई कोशिका को, डेड सेल्स को देखा था, कॉर्क सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल जीवित कोशिका को देखा था सबसे पहले एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। अच्छा, इसके बाद आपके माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई। माइक्रोस्कोप कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, और फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1932 के अंदर नॉल एवं रस्का नामक साइंटिस्ट द्वारा की गई। कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया? नॉल एवं रस्का, नॉल एंड रस्का, ये जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था, आविष्कार किया था। ओके, इसके अलावा आपके हम देखें, एक आपकी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो होती है उसको जेनिर के ने 1935 के अंदर 1935 में जेनिर के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दोनों क्या अलग अलग माइक्रोस्कोप है, और इनकी सहायता से हमने कोशिका के अंदर के जो कोशिकांग थे यानी सेल बायोलॉजी के बारे में उस क्षेत्र में हमें नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो सकी, और हमने कोशिका विज्ञान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था, आविष्कार किया था नॉल एवं रस्का, नॉल एंड रस्का साइंटिस्ट है,
और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को डिस्कवर्ड किया था, खोज की थी, किसने की थी? जेनिरके। कौन से साइंटिस्ट थे? जेनिरके। वो ओके, बट आपको एनसीईआरटी में इन दोनों को ही याद करना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। ओके, आगे आ जाइए सेल थ्योरी। देखिए मैथियस स्लाइडेन इज ए जर्मन बॉटनिस्ट। इन 1933 में इन्होंने बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया, बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी इन्होंने की, और जिस निष्कर्ष पे, रिजल्ट पे ये निकले, तो इन्होंने बताया कि ये जो प्लांट्स है वो फॉर्म्ड होते हैं बहुत सारे जो टिश्यूज से, सेल्स से, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पादप जो है उनका जो भी भाग है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है प्रत्येक पादप। ये इनका रिजल्ट था, किनका? जर्मन बॉटनिस्ट इन 1838 में मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन 1838 में इन्होंने, जर्मन बॉटनिस्ट थे, बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की, और इसका रिजल्ट ये आया कि ये सारे प्लांट्स बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी ये टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यूज जो है वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, 1839 में इन्होंने भी बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी करी, और लगभग इनका रिजल्ट सेम था कि वो भी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। सेल्स जो है उसके ऊपर एक आवरण होता है, एक थिन लेयर होती है, एक पतला एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली। इसके अलावा इन्होंने पादपों के बारे में भी बताया, किसने? थियोडोर स्वान ने, कि पादपों पर भी सेल वॉल होती है, पादप की कोशिका पर, जिसे हम कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। इन एनिमल सेल जो आपका थिन लेयर है उसको जाना जाता है एज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल है उसके ऊपर जो थिक आवरण है, थिक लेयर है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ओके, जिसके लिए, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने, बोथ मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किसने दिया? मतलब किन वैज्ञानिकों ने इसको फॉर्मुलेटेड किया? तो आपका आंसर होगा मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। बट ये नहीं बता पाए कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, जो न्यू सेल्स है वो किस प्रकार से फॉर्म्ड होती है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये कौन नहीं बता पाए थे आपके? मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। उसके बाद आपके रुडोल्फ विर्चो इन 1855 इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो नवीन कोशिकाएं जो होती है उसका विभाजन पूर्व स्थित कोशिका, पूर्व स्थित मतलब प्री एक्साइटेड सेल, यानी जो पहले से ही विद्यमान सेल होती है उसके विभाजन से होता है। यानी वो कोशिका डिवाइड होती है और उसके डिवाइडेशन से नई सेल्स का निर्माण होता है। ओके, तो 1855 में इन 1855 रुडोल्फ विर्चो first explained that cell divided and new cells are formed from pre-exciting cells. ओके, और यहां जो वर्ड उन्होंने दिया था omnis cellula e cellula, और इसका मतलब होता है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इट्स मीन सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन के पश्चात होता है। यह मीनिंग होता है ओमनिस सेलुला इन सेलुला का। ओके, उसके बाद चूंकि रुडोल्फ विर्चो ने बताया था सबसे पहले कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिक जो थे स्लाइडेन स्वान, इन्होंने तो बताया नहीं था कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये रुडोल्फ विर्चो जो थे ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, और इन्होंने सेल थ्योरी को क्या करा, मॉडिफाइड करा। अब जो मेन सेल थ्योरी है उसके अंदर टू जो आपकी लाइन्स है या जो हम यहाँ पर यूज करते हैं सेल थ्योरी को, उसमें जो मेन जो आपके वर्ड्स है वो क्या है? नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रत्येक जीवित जीव
कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवित जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल सेकंड वन, फर्स्ट लाइन जो आपको सेल थ्योरी की है, जो मॉडिफाइड की गई थी रुडोल्फ विर्चो के बाद, और सेकंड जो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होती है, मतलब जितनी भी कोशिकाएं होती है उसका निर्माण पूर्व स्थित पूर्व विद्यमान कोशिका से होता है। ओके, इसी के साथ आपकी सेल थ्योरी भी समाप्त होती है। कल हम इसी चैप्टर को थोड़ा आगे की ओर पढ़ेंगे, और आई थिंक ये जहां तक हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे हम समझ पाए कि कितने बच्चे उस वीडियो को देख पा रहे हैं। और चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, अतः घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।